हेलो एवरीवन, हम लोग मॉड्यूल 2 का रिवीजन कर रहे हैं। आज फाइनल मॉड्यूल 2 का थर्ड लेक्चर हम लोग कर रहे हैं। आज ये मॉड्यूल फिनिश करेंगे हम लोग, कल से थर्ड मॉड्यूल में मूव करेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं रिवाइज करा देना चाहता हूँ। कुछ टॉपिक्स आपने पूछे, कुछ मैं अपनी तरफ से भी कर देता हूँ। ये जितने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं आपके वो इतने ही हैं। ये 5 प्रोसेस मेनली हमको आते हैं। पांचों का कंप्लीट डाटा यहाँ लिखा हुआ। ये आप टेबल अगर याद रखते हैं तो आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कैसे एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर दूँ। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, ये 5 प्रोसेस ही मेनली पूछा जाता है। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज जीरो, और पॉलीट्रॉपिक पे ही पावर कोई पावर हो, एक्स कोई जनरल पावर हो तो उसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। सभी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सभी में क्या है, सेम है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कभी कोई चेंज में कोई प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। ये स्टेट फंक्शन है, ये हमेशा एन सी वी डेल्टा टी लिखना आपको। आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा टी जीरो है, इसलिए जीरो होगा। वर्क का फॉर्मूला सीधा सीधा रट जाइए। आइसोकोरिक में वर्क नहीं होता बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में पी डेल्टा भी या एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। आइसोथर्मल में एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन लिख सकते हैं। एडियाबैटिक माइनस एन आर डेल्टा टी अपन गामा माइनस वन, गामा समझते हैं यहाँ सी पी बाई सी वी। और पॉलीट्रॉपिक में ये दोनों एक जैसा है। एडियाबैटिक में यहाँ पर क्या होता है, पी भी पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो गामा की जगह यहाँ एक्स है, ऐसे याद रखिए। तो यहाँ एक्स माइनस वन हो जाएगा। हीट का फॉर्मूला डेल्टा, ये वर्क का फॉर्मूला है, ये हीट का फॉर्मूला। आइसोकोरिक में एन सी वी डेल्टा टी, आइसोबारिक में एन सी पी डेल्टा टी। आइसोथर्मल में जो सिंस डेल्टा यू जीरो होता है जो, तो वर्क और हीट दोनों सेम हो जाता है, इसलिए हीट जो डेल्टा क्यू वर्क इसी के बराबर हो जाता है। यही हीट का फॉर्मूला हो जाता है। एडियाबैटिक में जीरो होता है। पॉलीट्रॉपिक में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, इसलिए आपको ये डेल्टा यू का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे तो आपको डेल्टा क्यू का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है। और इन प्रोसेसेस के हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। ऑफ कोर्स ये मोलर हीट कैपेसिटी की बात है। तो एक मोल कैपेसिटी एन डेल्टा क्यू अपन एन, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू अपन एन डेल्टा टी, ये वैल्यू। तो आइसोकोरिक में सी भी, आइसोबारिक में सी पी, आइसोथर्मल इन्फिनिट बिकॉज डेल्टा टी जीरो होता है। एडियाबैटिक का हीट कैपेसिटी जीरो होता है बिकॉज डेल्टा क्यू जीरो होता है। और पॉलीट्रॉपिक का फॉर्मूला रख लीजिए सी वी माइनस आर अपन एक्स माइनस वन। एक्स क्या है, ये पावर है। तो सारे इतने ही फार्मूला है, इतने फार्मूले से आप थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रोसेसेस हैं उनका क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सी वी सी पी आप शायद याद किए होंगे आप लोग कि मोनो का सी वी कितना 3/2R, डायटॉमिक का 5/2R, ट्राई एटॉमिक में 2 है, लीनियर और एंगुलर। लीनियर है तो डायटॉमिक जैसा हो जाएगा 5/2R, और अगर एंगुलर है अगर लीनियर है, लीनियर CO2 मॉलिक्यूल हो गया तो डायटॉमिक जैसा लेंगे। अगर एंगुलर है तो फिर आपको तीन ट्रांसलेशन, इसमें 0 रोटेशन, इसमें 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन, इसमें 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, यहाँ पर 3 दोनों यानी 6/2R यानी 3R। और कोई भी पॉली एटॉमिक है, कुछ नहीं कहा है, तो उसका आपको 6/2R यानी 3R लेना है। ठीक है। वाइब्रेशनल मोड अगर कहता है कि वाइब्रेशनल मोड भी लीजिए तो याद रखना है 1 मोड वाइब्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मोड वाइब्रेशन लेगा तो उसमें 2 डिग्री फ्रीडम आप ऐड करोगे। इस पे क्वेश्चन आया मेंस में, अभी क्वेश्चन क्या था मैं आपके लिए कर देता हूँ। सो उम्मीद करते हैं ये टेबल आप नोट कर लेंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। इतना ही फॉर्मूला है कुल मिला के।
कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए करता हूँ। ये तो आया कि कहा कि दो डायटोमिक गैस है, ये क्वेश्चन आया मैंने से, दो डायटोमिक गैस है, ए है जिसके मॉलिक्यूल्स दोनों ही डायटोमिक है। ए है कैसी, डायटोमिक, और मॉलिक्यूल्स का मास दिया हुआ है m, और लिखा है रिजिड 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 डायटोमिक, और बी दिया है रिजिड नहीं दिया है, का उसका फ्लेक्सिबल है, 1 डिग्री आपको लेना है उसका वाइब्रेशन। बी दिया है 1 मोड वाइब्रेशन, 1 मोड वाइब्रेशन लेना है, डायटोमिक ए भी है, और इसके मॉलिक्यूल्स का मास m/4 है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड रेशियो ऑफ CV ऑफ A एंड B, ये क्वेश्चन। ए रिजिड डायटोमिक है मतलब वाइब्रेशन नहीं लेंगे, वाइब्रेशन खत्म कर ले, रिजिड है मतलब वाइब्रेशन नहीं हो, मॉलिक्यूल्स का हर एक मॉलिक्यूल का मास m है, और ये 1 मोड, बी में डायटोमिक तो है बट 1 मोड वाइब्रेशन लेंगे, और हर एक मॉलिक्यूल का मास m/4 है, तो दोनों का CV का रेशियो बताना। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है। मॉलिक्यूल का मास का क्या करेंगे हम, सिर्फ डिग्री फ्रीडम होता है। तो ए का कितना लीजिएगा, आप जानते हैं CV इक्वल होता है F/2R, F/2R, F डिग्री फ्रीडम होता है। तो ए के लिए CV हो गया 5/2R, 2 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन नहीं, और बी में हो गया 2 रोटेशन, 3 वाइब्रेशन 5, और 1 मोड वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री जोड़ना है। तो 3 ट्रांसलेशन हो गया 3, और 2 रोटेशन 5, और 2 7, तो यहाँ लिखेंगे 7/2R, इसलिए आंसर हुआ 5/7। तो ये वाइब्रेशन का भी याद रखिए। अच्छा, एक फॉर्मूला Cp - Cv = R है, वो सब लोग जानते होंगे आप लोग, Cp - Cv = R। लेकिन ये सब क्या है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, ध्यान रखना है दोनों। ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, मोलर है दोनों मोलर है। तो वो क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार रिपीट करते हैं वो लोग कि इसको स्पेसिफिक हीट दे देता है कि स्पेसिफिक हीट है, तब बताओ। तो आपको इसको बदल लेना, ध्यान रखना, Cp - Cv = R नहीं होगा। जैसे दिया कि Cp एंड Cv आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ नाइट्रोजन, Cp Cv आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाइट्रोजन, देन फाइंड Cp - Cv की वैल्यू बताना है, ये क्वेश्चन। तो Cp इक्वल के हिसाब से हुआ ΔQ/m∆T एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv हुआ ΔQV/m∆T। स्पेसिफिक होता है पॉइंट मास, बट जो आपको पता है वो क्या है, मोल आपको पता है। आपको पता है, वी नो दैट, क्या हमको ये चीज़ बताना, हमको इसका डिफरेंस चाहिए, तो इसको लिखते हैं। सो हमको ΔQp/m∆T माइनस ΔQV/m∆T बताना है, ये हमको निकालना है। हम क्या कर सकते हैं, मास को हटा सकते हैं। तो मास की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल के टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो मास तो ग्राम वेट इक्वल टू मोल इंटू मॉलिकुलर वेट, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ΔQp/28, नाइट्रोजन है 28 इंटू n ΔT माइनस ΔQV/28 इंटू n ΔT, ये हमको बताना है। इसमें 1/28 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ΔQp/n∆T ΔQV/n∆T
और ये सच में क्या होता है, वो मोलर वाला होता है, CPC यही वाला होता है। तो इसका डिफरेंस आता है R, इसलिए वैल्यू हो गया ये R हो गया, ये आंसर हो गया R/28। इसलिए स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, ठीक है। ओके, एक ये बात बताना था। दूसरा एक बात है जो अक्सर आपको परेशान करता है, वो भी मैं आज बता देता हूँ आपको। मीन फ्री पाथ या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, बिकॉज पिछले बार इस पे क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन भी आपके लिए मैं कर देता हूँ। मेंस में क्वेश्चन भी आया है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। वैसे ही होता क्या है, तो कहता है काइनेटिक थ्योरी गैसेस में एजम्पशन कि पार्टिकल रैंडम चलते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो सभी कोलिजन इक्वल टाइम पे नहीं होंगे, बिकॉज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या करते हैं कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है, ये सभी कोलिजन में अलग अलग होता है। तो ऐसे कुछ नंबर ऑफ कोलिजन ले लिए, मान लीजिए 1000 ले लिए, तो 1000 कोलिजन में कितनी टोटल दूरियां चली गई वो निकाल लिए, अपन 1000 डिवाइड कर लिए, तो सभी कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है उनका मीन आ गया। तो उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मतलब फ्री मतलब उतने देर तक, उतने दूरी तक कोलिजन नहीं हुआ, फ्री रहा, कोलिजन फ्री रहा, उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है L लिख देते हैं फ्री पाथ को, 1/√2πd² इंटू NV, ये फॉर्मूला होता है। D है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ध्यान रहे, ये मत कहिएगा कि मॉलिक्यूल का डायमीटर कैसे होगा, है ना, क्योंकि हम लोग काइनेटिक थ्योरी में हर एक चीज़ को स्फेरिकल मानते हैं। और NV होता है नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हुआ मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। अब टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है VRMS से चल रहे हैं, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हो जाएगा मीन फ्री पाथ अपान VRMS। इसलिए आप ये याद रखेंगे तो आपका ये काम भी हो जाएगा, ठीक है। बट इस पे ऐसे डायरेक्ट ना पूछ के ऐसा बोलता है कि ऐसा प्रोसेस हो रहा है, वॉल्यूम डबल हो गया तो L कितना गुना हो जाएगा, टेम्परेचर आधा हो गया तो L पे क्या असर पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम लोग बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए आप जानते हैं PV = nRT वैलिड है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए। अब इसमें अगर हम R है गैस कांस्टेंट, आप जानते हैं R होता है Na/K। R है क्या, R क्या है, रियल गैस कांस्टेंट है, Na एवोगैड्रो नंबर है, ओके, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। सो R की जगह लिख सकते हैं हम लोग, इस R की जगह क्या लिख सकते हैं, Na/K, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू T हो जाएगा। और N इंटू Na क्या हुआ, मोल इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, तो ये हुआ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या गैस पार्टिकल्स। तो N इंटू Na/V ही हमारा क्या होगा, NV होगा, यही हमारा NV होगा। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये NV जो है यही तो है नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर वॉल्यूम। इसलिए NV की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ से, तो हो जाएगा NV की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हम पुट कर देंगे, V इधर आ जाएगा तो हो जाएगा P/KT, P/KT। तो जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√2πd² P/KT। ये आपका फॉर्मूला हो गया मीन फ्री पाथ का।
जैसे अभी हो गया कि जैसे कह देगा कि आइसोबारिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर डबल करने से मीन फ्री पाथ क्या होगा। तो आइसोबारिक है तो पी कांस्टेंट हो गया, और टेम्परेचर डबल करेंगे तो एल डबल हो जाएगा। आइसोथर्मल है, प्रेशर ऐसा करेगा तो क्या होगा। तो ये पी और टी मिला दिए। जरूरत पड़ेगा वी को तो वी भी ला सकते हैं आप, इसको एनआरटी बाई पी को। किसी को जैसे वॉल्यूम के बारे में बात करता तो टी पी वी, किसी को हटा सकते हैं आप, टी को वी बदल सकते हैं, पी को बदल सकते हैं। आपके पास पी वी को एनआरटी हमेशा फार्मूला है। इस तरीके से ये फार्मूला वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर में यूज करते तो आप ऐसे बदलेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन आया वो ऐसे आया, ये आपके फॉर्मूले हो गए। इसके टाउ निकालना हो तो क्या करेंगे, एल में डिवाइड कर देंगे VRMS का। इससे टाउ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सोचिए, तो KT/√2 पाई d² P/VRMS। तो √3 KT/m लिख दिया। आप समझते होंगे हम क्या लिख रहे हैं। 3 कैपिटल RT बाई मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं, चाहे बोल्ट्जमैन है तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का मास लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। हम प्रोपोर्शनल अगर लिखना चाहें यहाँ पर कि जो टाउ है किसके प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिखेंगे आप, देखिए ऊपर टी है, नीचे √T है, तो वो √T ऊपर चले जाएगा और P नीचे आ जाएगा। √2 × P ऐसा लिख सकते हैं। ठीक। अब जो क्वेश्चन आया है वो देखिए, क्वेश्चन आया है कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये क्वेश्चन आया आपके यहाँ, क्वेश्चन दे दिया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, प्रोसेस हुआ PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, गामा नोन है, ऑप्शंस में गामा दिख रहा है, ऐसा है। और कहता है कि जो वॉल्यूम है वो V से 2V हो गया, वॉल्यूम गैस का V से 2V कर दिया गया। तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो T1 से T2 हो गया। बस इतना दिया था, कहा कि फाइंड T1/T2 चाहे T2/T1, फाइंड T2/T1, T2/T1। ये क्वेश्चन आया है। तो किया जाए, करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पर T दिया है, P दिया है, बट हम लोग को जो चेंज किया सिर्फ वॉल्यूम का दे दिया। तो लेकिन हमको ये भी तो इक्वेशन पता है वॉल्यूम से, तो प्रेशर कैसे बदला और टेम्परेचर कैसे बदला हम निकाल सकते हैं। तो उसको निकाल के पुट कर दिया जाएगा। देखिए कर रहे हैं, तो पहले प्रेशर का, बिकॉज हम जानते हैं हमारा जो टॉ है, हमारा जो फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, रेशियो है तो सिर्फ टॉ प्रोपोर्शनल टू √T/P कर सकता हूँ मैं। ये चाहे तो ऐसा बदल सकते, वॉल्यूम में भी ले आ सकते हैं ना इसको। सर रुकिए कर देते हैं। हम जानते हैं T प्रोपोर्शनल टू क्या है, √T/P। इसको हटा देते हैं, P को क्या लिख सकते हैं, nRT/V। तो इसको हम फिर ये ऐसा आएगा, तो इसलिए टॉ को प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं V/√T। V पर nR तो कांस्टेंट है, बिकॉज गैस फिक्स है तो मोल थोड़ी बदल जाएगा उसका। तो V/√T का प्रोपोर्शनल हो गया। इसलिए अब हमको क्या करना है क्वेश्चन में, V तो 2V हो गया, समझ में आ गया, लेकिन T को भी निकालना पड़ेगा कि T कितना गुना हुआ, तो भी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो P को लिख सकते हैं nRT/V, V पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये रिलेशन हो गया TV पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। सो T1V पावर गामा -1 इक्वल टू T2 2V पावर गामा -1, वॉल्यूम डबल किया है, इसलिए T2 हो गया सर T1/2 पावर गामा -1। ठीक है। और हमारा जो V2 है वो कितना है, 2V1, और जो V2 है वो है 2V1। ये चीज़ हमको पता चल गया, इसलिए अब आंसर लिखने जा रहे हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सो
टॉ 2 अपान टॉ 1 इक्वल टू ये कैसे V2 अपान रूट T2 इंटू उल्टा यहाँ पर V1 इंटू रूट टॉ 1 T1। आंसर हो गया सर V2 अपान V1 इंटू कितना T1 अपान T2 का पावर हाफ। सो फाइनल आंसर V2 by V1 is 2, T1 अपान T2 is 2 पावर गामा -1 का पावर हाफ। दिस इज आंसर। इसको अगर हम थोड़ा और सही से लिखें तो हो जाएगा ये 2 इंटू 2 पावर गामा -1 बाई 2, दैट इज 2 इंटू गामा -1 बाई 2 प्लस 1, तो ये हो गया कितना 2 पावर गामा +1 अपान 2। तो ये तो हो जाएगा, बट ये देख रहे हैं कैसे बदल दिए। तो आपको मीन फ्री पाथ पता है तो टाउ मीन, अगर सिंपल एक मीन फ्री पाथ फार्मूला याद रखिए, जब टाइम आप पूछेगा तो मीन फ्री पाथ में VRMS डिवाइड कर, VRMS तो पता ही है, और जो चीज़ बदल उसके टर्म्स में ले आ दीजिए फार्मूले को, ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये हुआ मीन फ्री पाथ पे क्वेश्चन किया हमने आपका, एक ये जानकारी चाहिए थी आपको। अब हम और बता देना चाहते हैं कॉर्नट साइकिल जल्दी से दोहराते हैं कैसा होता है। PV ग्राफ, आइसोथर्मल वॉल्यूम बढ़ाना, एडियाबैटिक वॉल्यूम और बढ़ाना, आइसोथर्मल हीट रिजेक्ट करना और एडियाबैटिक वापस चले जाना। ये T जो आपका हाई होता है, ये T लो होता है, यहाँ से हीट Q1 ली जाती है, यहाँ हीट Q2 रिलीज की जाती है। ये दोनों डेल्टा Q0 होते हैं। एडियाबैटिक, दो आइसोथर्मल प्रोसेस, दो एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आप जानते हैं। इसको साइक्लिक, हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस को इस कॉर्नट साइकिल बोलते हैं। इसकी एफिशिएंसी होता है 1 माइनस T लो अपान T हाई। T हाई सोर्स का होता है, T लो सिंक का होता है, ये एफिशिएंसी होता है, ठीक है। कैसे दिखाते हैं हम लोग कि ये एक T हाई है, इससे हीट ली जाती है Q1, ये इंजन हमारा वर्क करता है और फिर रिजेक्ट करता है T लो को Q2 एनर्जी। ये हुआ हीट इंजन, हीट कॉर्नट इंजन, कॉर्नट हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर क्या हो जाता है, वहाँ पे ठीक उल्टा प्रोसेस हो जाता है। ये आपका रेफ्रिजरेटर क्या करता है, बाहर से जब हम वर्क करते हैं तो लो में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हाई में फेंक देता है। ये वर्क बाहर से हमको करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हम एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी तो ये फॉर्मूला हो गया, बट यहाँ की एफिशिएंसी हम एफिशिएंसी नहीं COP डिफाइन करते हैं। वो होता है ये Q2 अपान W, ठीक है। इसको अगर हम बदल दें COP को तो ऐसे भी रखते हैं, COP इक्वल टू Q2 अपान W को लिख सकते हैं हम लोग कितना Q1 माइनस Q2, बिकॉज ये दोनों का सम Q1 है, तो Q1 माइनस Q2 W हो जाता है। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दें Q1 बाई Q2 माइनस 1, तो हो जाता है 1 अपान Q1। किसी भी साइकिल कॉर्नट साइकिल के लिए Q बाई T जो है कांस्टेंट होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। Q बाई T, जहाँ से Q लो रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट होता है। सो Q1 अपान Q2 को लिख सकते हैं कितना TH अपान TL माइनस 1। ये तो ये जानकारी है कॉर्नट साइकिल की, कॉर्नट इंजन की, कॉर्नट रेफ्रिजरेटर की। इस पे
आए हुए 2 क्वेश्चन आपको हम करते हैं। ये उम्मीद करते हैं फटाफट आप रिवीजन सब कर लेंगे। 2 क्वेश्चन करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इंजन है जो Q1 हीट लिया T1 टेम्परेचर से और उसने W वर्क किया, और जो ये हीट ये जो रिजेक्ट कर रहा है वो दूसरे हीट इंजन के लिए इनपुट की तरह काम करता है, और वो फिर T2 पर रिजेक्ट कर देता है, ऐसा, जिसका आउटपुट इसका इनपुट हो जाता है, लेकिन दिया कि दोनों में वर्क सेम हुआ है, ऐसा। ये पूछा कैसा हुआ है, तो पूछा कि बताइए कि यहाँ किस टेम्परेचर पे ये रिजेक्ट हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर आपको बताना है। भाई ये T1 हुआ तो रिजेक्ट किसी टेम्परेचर पे हुआ होगा, वो टेम्परेचर इसके लिए इनपुट की तरह काम किया है। दोनों का अगर वर्क सेम है तो इस T की वैल्यू बतानी है, जहाँ पर रिजेक्ट, ये जहाँ रिजेक्ट होकर आया फिर वो इसके लिए सोर्स बन गया है, Q2 आया Q2 चले गया है, तो T की वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या हुआ, यहाँ पर दोनों में जो W सेम है यहीं से पकड़ेंगे क्वेश्चन कि यहाँ से W इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस Q2, Q1 में से Q2 गया तो Q1 ही W प्लस Q2 है, तो W कितना हो, Q1 माइनस Q2। ये वर्क के बराबर है, यानी कितना हुआ, Q2 माइनस Q3। अब Q2 डिवाइड कर दे अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, Q1 अपान Q2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस Q3 बाई Q2 हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ से हीट ले रहे हो जो टेम्परेचर उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो Q1 अपान Q2 देख रहे हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो दोनों का रेशियो जिस रेशियो पे हम ले रहे हैं वो सेम होता है, Q प्रोपोर्शनल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, T1 अपान T माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस T3 मतलब T2 अपान T। तो उसको इधर ले आए तो हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई T इक्वल टू 2। सो T इज T1 प्लस T2 बाई 2 इज द आंसर। ठीक है, कैसे ये Q1 अपन T2 बाई क्यों लिखे, मैंने कहा कि Q बाई T कांस्टेंट हुआ बालक, तो Q प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, T। Q1 अपान Q2 इज T1 अपान T2। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और तो आप लोगों ने किया ही है। एक रेफ्रिजरेटर वाला भी क्वेश्चन आया है, कर लेंगे आप लोग, रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, देख लीजिएगा। हम आपको एक चीज़ और बता दें, यंग्स मॉडुलस में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी एक बार देख लीजिए। यंग्स मॉडुलस जो काम का चीज़ है मैं वो बताता हूँ आपको, यंग्स मॉडुलस का। वैसे आप जानते हैं ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कोई अगर वायर है, इसको अगर हम लोग खींचते हैं ऐसा फोर्स F लगा के, तो जो इसका लेंथ बढ़ जाता है, लेंथ डेल्टा L बढ़ गया होगा, उसी से डिफाइन होता है y इक्वल टू, तो F नहीं, इसके अंदर में जो टेंशन डेवलप होता है कहीं पर ऐसा, वो टेंशन T अपान एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपान चेंज इन लेंथ अपान लेंथ। तो अगर ये ऐसा कुछ है जो वायर फिक्स है, ये वायर नहीं चल रहा है, तो सभी जगह T इक्वल टू F हो जाएगा। आप किसी को ऐसे खींचेंगे तो F से खींचेंगे तो अंदर टेंशन T डेवलप हो जाएगा, तो इसलिए हो जाता है F अपान A अपान डेल्टा L बाई L। सो इट बिकम्स FL अपान A डेल्टा L। सो यहाँ से F की वैल्यू हो जाएगी y A बाई L इंटू डेल्टा L। सो अगर आप किसी वायर पे
यूनिफॉर्म स्ट्रेस है, मतलब चल नहीं रहा, सब जगह टेंशन सेम है। तो y इक्वल टू यूनिफॉर्म टेंशन हो वायर में, ध्यान रहे यूनिफॉर्म टेंशन हो तो किसी वायर को आप एक स्प्रिंग समझिए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L होता है, ये F इक्वल टू KX टाइप का, इसलिए एनर्जी का क्वेश्चन आया हुआ है। सो एनर्जी इन द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, हाफ K डेल्टा L का स्क्वायर, हाफ के और K की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ YA/L इन डेल्टा L का स्क्वायर। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अक्सर आता है, तो क्या होगा, एनर्जी पर वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग लेंथ का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या क्या हो जाएगा, हाफ y, यहाँ पे लिख सकते थे ना हम, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे, हाफ y एरिया इंटू लेंथ अपॉन लेंथ का स्क्वायर, सेम चीज़ को कुछ ऊपर नीचे L का मल्टीप्लाई कर दे, L स्क्वायर हो गया, यहाँ L हो गया और L यहाँ नीचे आ गया है, तो हो जाएगा y डेल्टा L/L क्या होगा, स्ट्रेन, ये वाला स्ट्रेन, ये वाला स्ट्रेन का स्क्वायर। तो एनर्जी पर वॉल्यूम इज हाफ यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग हाफ, ये हो गए स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस नीचे स्ट्रेन, स्ट्रेन कट जाएगा, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये बात याद रखिए। लास्ट बात आपको याद रखना है कि कोई ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, कोई रॉड अपने ही वेट से कितना बढ़ जाता है, तो आपको याद रखना है फॉर्मूला F इक्वल टू KX वाला फॉर्मूला है ना, KX, अब ये यहाँ पर नहीं लगेगा, K डेल्टा L का फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे हर जगह क्या है, अलग अलग टेंशन है, तो ये फार्मूला सीधे नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, यंग्स मॉडुलस में जो ये आप टेंशन अपान एरिया डेल्टा L/L से लिखते हैं ना फार्मूला, तो ये फार्मूला जब T अलग अलग बदल रहा है, सो ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लिख के क्या करेंगे, सिंस ये यूनिफॉर्मली बदल रहा है, प्रोपोर्शनल लेंथ बदलता है, डबल करेंगे तो डबल होगा, तो वैसे केस में जो टेंशन होता है वो एवरेज ले लेते हैं, यहाँ का टेंशन यहाँ टेंशन का एवरेज लेके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, y इक्वल टू यहाँ टेंशन 0, यहाँ टेंशन mg, तो 0 प्लस mg/2, तो ये हो जाएगा mg/2 अपान एरिया अपान डेल्टा L/L, यहाँ से आप डेल्टा L निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा mgl अपान, यहाँ से हमारा डेल्टा L आ जाएगा, डेल्टा L इधर आ जाएगा, डेल्टा L आ जाएगा mgl अपान 2YA। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, खुद के वेट से कितना रॉड बढ़ जाएगा, तो ये वाला याद कर लीजिए, ठीक है। सो एक तरीके से मैंने आपको हीट और कुछ चीज़ें रिवाइज करा दिया इस टॉपिक में, पिछले क्लास में बाकी टॉपिक रिवाइज कर दिए थे, तो ये हम लोग मॉड्यूल 2 फिनिश करते हैं। आप इसका अभी जो भी और रिवीजन कर लीजिए, कल हम इसका नेक्स्ट मॉड्यूल 3 आपको चेकलिस्ट लोड करते हैं और जल्दी से इस रिवीजन को फिनिश करते हैं। आगे भी कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, उनका हमने प्लान कर रखा है, आपको क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कराएंगे आगे, जब तक आपका एग्ज़ाम के पास तक धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेंगी। अपनी पढ़ाई करते रहिए, आधे घंटे का ये भी एक प्रोसेस अपने साथ करते रहिए, आप एनरिच रहेंगे और मूवमेंट बने रहेगा, ठीक है। तो जोरों से अपना रिवीजन प्रोसेस चालू कीजिए। मैंने आपसे पिछले क्लास में कहा था कि ज़रूर टेस्ट दीजिए, वो बिना उसमें बाकी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, मन करे ना करे 3 घंटा अपने को बैठा के टेस्ट लिखिए, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कोई चीज़ में नहीं होगा। टेस्ट का ये मत देखिए कितना आया, नाम अपने को जज मत कीजिए, उसके आए हुए मार्क्स से अपने को जजमेंट मत कीजिए कि मेरा ख़राब है। वो 3 घंटा बैठाने की प्रैक्टिस चल रही, 3 घंटा शांत बैठ पाता है बॉडी की नहीं, 3 घंटा क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं,
क्या वो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं कि नहीं जो छोड़ना चाहिए, फालतू क्वेश्चन उलझ नहीं रहे हैं, सिली मिस्टेक्स मेरे कैसे हो रहे हैं, ये सब चीज़ हर टेस्ट का एनालिसिस कीजिए कि मैं पूरे 3 घंटे में, भाई जो पेपर मिला है आपको 3 घंटे का है, मतलब 3 घंटे में आपको पूरा पेपर को सॉल्व करना है। तो इसको वॉच करना है कि हम 3 घंटे में पूरा पेपर टच कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका रोज़ करना है कि नहीं मेरा कैसे छूट जा रहा है। छूटने की वजह क्या है, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपसे नहीं होगा, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बेटा जब आप रोज़ करोगे तो समझ में आएगा ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना, इसको स्किप करना। हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, सेम नंबर का है, इसलिए वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने होंगे जो हमको नहीं करना, जो समय को बर्बाद करते हैं और मूड भी ख़राब करते हैं। तो वो ऐसे सोच के नहीं, वो करके होता है। इसलिए आज से सिंस अब तो समय नहीं है, इसलिए डेली आपको प्रैक्टिस टेस्ट का करना है, ठीक है। उस टेस्ट से ये सीखना है, टेस्ट से ये भी सीखना है, कोई टॉपिक जो आपको नहीं आया उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, फिर आगे बढ़िए, समझ रहे बात। और हम आपके साथ धीरे धीरे रिविजन कर ही रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खूब ज़ोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे।